मसीह का तमाम ये तंबो दीवार है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मनी 9 के पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। हर रोज की तरह हम हाजिर हैं आपकी जेब, देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण खबरें लेकर के, और उन खबरों का आप पर हम पर क्या असर होगा उसका विश्लेषण करने के लिए हर रोज की तरह मनी 9 के संपादक अंशुमान तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं ऑन द शो के जरिए कि किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम बातचीत करने वाले हैं। तो ऑन द शो पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, नहीं सस्ते हो पाएंगे स्मार्टफोन। क्यों कह रहे हैं ऐसा और कहां से खबर निकल करके आई है, ये जो है हम डिटेल में भी बातचीत करेंगे। और आईपीओ बाजार में लगातार हलचल मची हुई है और ऐसे में अब हुंडई के आईपीओ को लेकर के बातचीत हो रही है। कैसा आईपीओ होगा, क्यों आईपीओ लेकर के आ रही है, इन तमाम पहलुओं पर विस्तार पूर्वक हम जो है बातचीत यहाँ पर करते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा अगर कुछ एक और खबरों पर नजर डालें तो सोलर पैनल पर सब्सिडी को लेकर के बढ़ोतरी हो सकती है और इसको लेकर के बजट में भी काफ़ी सारी बातें कही गई हैं और इस पर भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। क्या बिकेगा पेटीएम का सबसे बड़ा कारोबार? जी हाँ, क्यों कह रहे हैं हम ऐसा और लगातार गिरावट के बाद अब पेटीएम के शेयरों में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये आज डिटेल में हमारी पिछले 3 दिनों से लगातार कवरेज चल रही है और आज भी इस पर हम डिटेल में बातचीत करेंगे। बायजूस का अब क्या होगा? बायजूस पे लगातार जो भी खबरें आई हैं हमने डिटेल में आपको बताया, लेकिन अब क्या कुछ बड़ा खुलासा हुआ है, क्या कुछ बड़ी बातें निकल करके आ रही हैं, इस पर भी होगी डिटेल में चर्चा। और कम होंगी सरकारी नौकरियां। जी हाँ, सरकारी नौकरियां का अगर आप सपना देख रहे हैं तो मुश्किलें आप लोगों के लिए बढ़ सकती हैं। क्यों कह रहे हैं ये हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। चलिए कार्यक्रम का आगाज करते हैं और पहली खबर ईपीएफओ से जुड़ी हुई। सरकारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ की इस हफ्ते होने वाली बैठक में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ब्याज दर का फैसला हो सकता है और ईपीएफओ के करीब 6 करोड़ सदस्य ब्याज दरों में बढ़ोतरी की उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। बैठक 10 फरवरी को होनी है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 8.15% को लेकर के शायद बातचीत चल रही है। सर, कितनी ब्याज दरें बढ़ने की उम्मीद हम कर सकते हैं यहाँ पर? विपुल, वित्त वर्ष लगभग खत्म होने को है और 2023-24 के लिए आमतौर पर ईपीएफओ की बैठक में जो 6 करोड़ कर्मचारी हैं जो भविष्य निधि संगठन के सदस्य हैं और अपने तनख्वाह से योगदान करते हैं, उन्हें इस बात का इंतजार रहता है कि ईपीएफओ ब्याज दरों में कितनी बढ़ोतरी करता है। पिछली बार करीब 8.15% की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई थी, जो कि पिछले साल 28 मार्च को घोषित की गई थी। अब ये जो 10 फरवरी की बैठक है, इसमें ब्याज दरों के साथ 2-3 और कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। ब्याज दरों में बढ़ोतरी होगी कि नहीं होगी, इस पर थोड़ा संदेह है, क्योंकि 8.15% की ब्याज दरें काफ़ी ऊंची हैं और अभी अगर तमाम अन्य बचत स्कीमों की तुलना में देखा जाए तो शायद ईपीएफओ ब्याज दरों में कोई बड़ी बढ़ोतरी करने की स्थिति में नहीं होगा। हालांकि एक कैविएट है, एक कैविएट इसलिए है क्योंकि चुनाव सामने खड़ा है और हो सकता है सरकार ईपीएफओ से ब्याज दरों में बढ़ोतरी के लिए कहे और ईपीएफओ के निवेश पर पिछले साल रिटर्न्स भी अच्छे आए हैं क्योंकि स्टॉक मार्केट ने अच्छा रिटर्न किया है। लेकिन इसके साथ कुछ और भी महत्वपूर्ण एजेंडे हैं इस बैठक में। इसमें एक तो महत्वपूर्ण एजेंडा ये भी है कि जो ईपीएफओ का इन्वेस्टमेंट है उसको इक्विटीज़ में बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है। पिछले साल में बार बार अलग अलग समय पर विपुल ये चर्चा सुनते आए हैं कि ईपीएफओ को थोड़ा ज़्यादा इक्विटी में इन्वेस्टमेंट की छूट दी जाए, कि जो कि 15% की लिमिट है अभी। अगर ईपीएफओ अपने पूरे कार्पस का 15% पैसा इक्विटी में लगा सकता है। शेयर बाजार के लिए खबर मिठाई की तरह होगी। अगर ईपीएफओ का इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो शेयर बाजार के लिए उत्साह बढ़ाने वाली खबर होगी। तो क्या ईपीएफओ इस पर फैसला लेगा, एजेंडे पर एक बात है। और दूसरा एक और मामला वो जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से पेंडिंग है, जिसमें कि लोगों को हायर पेंशन दी जानी है, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था, ये भी इस एजेंडे पर शामिल है। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या 10 फरवरी की बैठक के बाद ब्याज दरों में बढ़ोतरी की सूचना मिल पाएगी, क्योंकि पिछले साल एक मामला हुआ था जिस मामले के बाद ऐसा पता चला था कि ईपीएफओ को लेबर मिनिस्ट्री ने बैठक के तुरंत ब्याज दरों में बढ़ोतरी घोषित करने से रोक दिया था। तो इस बार क्या ईपीएफओ आमतौर पर परंपरा के मुताबिक बैठक के तत्काल बाद प्रेस रिलीज जारी करके ब्याज दरों में बढ़ोतरी की घोषणा करेगा या ये मामला लेबर मिनिस्ट्री के पास जाएगा, ये देखना होगा। लेकिन साल खत्म होते होते 6 करोड़ कर्मचारियों की निगाहें ईपीएफओ पर रहेंगी। चलिए, तो हमारी भी निगाहें ईपीएफओ पर रहेंगी और जो भी अपडेट आएगी सबसे पहले आपको मनी 9 पे अवश्य मिलेगी। लेकिन इधर गरीब और मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट घरों की छत पर सोलर पैनल लगा करके बिजली तैयार करने की जिस योजना की घोषणा की है, उसके तहत छत पर सोलर सिस्टम लगाने के लिए दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाया जा सकता है। सर, कितनी सब्सिडी बढ़ाए जाने की उम्मीद जताई जा रही है? सोलर पैनल
इस बजट की सबसे बड़ी और सबसे नई घोषणा यही थी। बाकी तो बजट में कोई बड़ी घोषणाएं नहीं हुई और पिछले महीने बजट से पहले प्रधानमंत्री ने खुद इसकी घोषणा की थी कि जो छोटे और बजट घर हैं, अफोर्डेबल हाउस हैं, उनकी छतों पर जो सोलर पैनल लगाने की छूट दी जाएगी और उन सोलर पैनल्स के बदले उनको बिजली में छूट मिलेगी। अब मुद्दा यह है कि यह भी कहा गया था कि जो उपभोक्ता अपने यहाँ सोलर पैनल लगाएंगे उनको 300 यूनिट से कम बिजली पर सब्सिडी मिलेगी। अब यहाँ दो तरीके की सब्सिडी की बात चल रही है। एक सब्सिडी तो ये कि जो बिजली की खपत पर मिलेगी, जो बिजली कंपनियों को देनी पड़ेगी, और दूसरी है कि सोलर पैनल की खरीद पर कितनी सब्सिडी होगी, सोलर पैनल सस्ते कैसे होंगे। मौजूदा व्यवस्था में रूफटॉप पे, छत पे लगाने वाले जो सोलर इंस्टॉलेशन है, यानी छोटे पैनल जो साइज के होते हैं, उन पर सरकार 40% सब्सिडी देती है, यानी कंपनियों को 40% की रियायत मिलती है उत्पादन पर और वो 40% सस्ता प्रोडक्ट मार्केट में बेचती हैं। इस बात की संभावना है कि वित्त मंत्रालय चुनाव की तरफ बढ़ते हुए प्रधानमंत्री की घोषणा को देखते हुए सब्सिडी की दर को 40 से बढ़ाकर 60% कर सकता है। लेकिन ये लागू कैसे होगी, इसका मजमून अभी स्पष्ट नहीं है। ऐसा माना जा रहा है विपुल जी कि जो सरकार की कंपनियां हैं जो सोलर और बिजली में काम करती हैं, वो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाएंगी। वो एसपीवी ही इस स्कीम को लागू करेगा और इस स्कीम के तहत लोगों को सोलर पैनल उपलब्ध कराएगा। ये प्रक्रिया कब तक शुरू होगी और कितने दिनों में पूरी होगी, ये देखने वाली बात होगी। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सोलर पैनल्स की सप्लाई एक बड़ी चुनौती है भारत में, और उसकी लागत बड़ी चुनौती है, क्योंकि भारत में सोलर पैनल्स का उत्पादन नहीं होता है। हालांकि भारत सरकार ने PLI के तहत इनके उत्पादन के लिए प्रोत्साहन दिया है, पर इनका बड़ा हिस्सा चीन से आयात होता है। तो अगर देश में बड़े पैमाने पर मांग उभरती और ज़्यादातर लोग अपने छतों पर सोलर पैनल लगाते हैं तो उनकी आपूर्ति एक इशू होगी। इधर मार्च के बाद से देश में स्मार्टफोन महंगे होने की आशंका जताई जा रही है। चीन में मेमोरी कार्ड की कीमतों में हुई बढ़ोतरी और चीन की करेंसी युआन में आई तेजी की वजह से स्मार्टफोन बनाने में जो सामान इंपोर्ट होता है वो महंगा हो गया है। इस वजह से घरेलू स्तर पर बनने वाले स्मार्टफोन की कीमतें बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। सर, स्मार्टफोन के जो कंपोनेंट थे उस पर ड्यूटी घटाई गई, उत्पादन को लेकर के सरकार जो है कह रही है लगातार कि काफ़ी उत्पादन हो रहा है। अभी टीवी महंगी होने की बात आई थी, अब फ़ोन, कारण क्या मान रहे हैं इसका? देखिए, बाजार और सरकार बिल्कुल दूसरी दिशा में चलते हैं। आप ये कह सकते हैं कि सरकार कुछ करती है, बाजार उसे पहले भांप लेता है। 31 जनवरी की तारीख याद करिए, बजट के एक दिन पहले की एक अधिसूचना आई थी सरकार की तरफ से कि स्मार्टफोन के कंपोनेंट्स पर, जो मोबाइल कंपोनेंट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी में कमी की गई थी, और इससे उम्मीद की जा रही थी कि भारत में मोबाइल फोन के दामों में करीब 3 से इंपोर्ट ड्यूटी करीब 5% घटाई गई थी अलग अलग कंपोनेंट्स पर, जो कि 31 जनवरी को सरकार का नोटिफिकेशन आया था। उसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि कम से कम 3 से 5% के आसपास कमी तो स्मार्टफोन की कीमतों में होगी ही, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट थे जिनके जो भारत में आयात होते हैं, भारत में बनते नहीं, और उनके कारण लागतें बढ़ी हुई होती हैं। इसमें GSM एंटीना है, इसमें एंटीना टेक्नोलॉजी है, PU केस है, सीलिंग गास्केट और बहुत सारे उत्पाद हैं। लेकिन जैसे ही सरकार ने इसकी घोषणा की और इंपोर्ट ड्यूटी में कमी की घोषणा की, एक हफ्ता नहीं बीता, कीमतें दोबारा बढ़ने की खबर आ गई। और उसकी वजह यह है कि जो मेमोरी चिप है, जिनको कि हम DRAM कहते हैं, मेमोरी चिप कहते हैं, जिसका भारत में आयात होता है, उसकी कीमतों में 15 से 20% की बढ़ोतरी हुई है, जो मोबाइल का सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। तो सरकार जिन उपकरणों पर इंपोर्ट ड्यूटी घटा रही थी, उसकी तुलना में लागत में बढ़ोतरी हो गई है मोबाइल फ़ोन के सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट की। और जब तक मेमोरी चिप के प्राइसेस कम नहीं होंगे उनमें उनकी कीमतों में कमी नहीं आ सकती। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि भारत में सारा का सारा कंपोनेंट चीन से आयात होता है, और युआन की मजबूती के कारण भारत के निर्यातकों को और भी महंगा पड़ रहा है ये आयात करना। अब ये कहानी एक तरफ है, दूसरी तरफ ये कहानी है कि भारत में मोबाइल फ़ोन में बड़ा निवेश हुआ है, वो भी बात सही है, भारत से मोबाइल फ़ोन का निर्यात भी हो रहा है। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा था कि बजट से पहले शायद सरकार की कोशिश का कोई रंग आएगा बाजार में और मोबाइल फ़ोन सस्ते होंगे, स्मार्टफोन सस्ते होंगे, जिसकी उम्मीद खत्म हो गई है। इंपोर्ट ड्यूटी तो कम हुई है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है उसकी लागत चीन में बढ़ गई है, और इसकी वजह से भारत में मोबाइल फ़ोन सस्ते होने की गुंजाइश अभी फिलहाल दिखाई नहीं देती। तो अगर आप इस बारे में वेट कर रहे हैं कि आने वाले समय में सस्ता हो जाएगा तब मोबाइल फ़ोन लेंगे, तो हो सकता है आपका इंतज़ार अभी थोड़ा सा काफ़ी लंबा हो सकता है। फिलहाल की स्थिति को देख करके तो ऐसा ही लग रहा है। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी आने वाले दिनों में एल्गो ट्रेडिंग पर सख्ती कर सकता है।
रिपोर्ट के मुताबिक सेबी इस तरह का प्रावधान लागू कर सकता है जिसके जरिए एल्गो ट्रेडिंग की सुविधा देने वालों को रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की तरह सेबी के पास रजिस्टर करवाना जरूरी होगा। सर, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे एल्गो ट्रेडिंग होती किस चिड़िया का नाम है, क्या है और नए नियम क्या है? शेयर बाजार के लोग एल्गो ट्रेडिंग से परिचित हैं। जहां तक लोगों को पता है कि एक कंप्यूटर सिस्टम में प्रोग्राम के जरिए सर्टेन लेवल्स तय करके जो थोक में बड़ी परचेज की जाती है उसको एल्गो ट्रेडिंग कहा जाता है। और अब तो बाजार में बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, एल्गो बुल्स, एल्गो बाबा, रोबोमेटिक, इस तरीके के तमाम प्रोग्राम प्लेटफॉर्म है जिनके विज्ञापन या जिनकी तरफ से आने वाली सूचनाएं आप टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, तमाम चैनलों पर सुनते रहे होंगे। एल्गो ट्रेडिंग को भारत सरकार ने इजाजत दे रखी है, सेबी ने इजाजत दे रखी है, लेकिन अभी ये क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, इनके लिए क्या करणीय है, इसके नियम अभी तय नहीं हुए हैं। और इसलिए अब जबकि सेबी लगातार भारत के स्टॉक मार्केट में उन कोशिशों, उन हिस्सों पर निगाह जमा रहा है जहां से सट्टेबाजी होती है, जहां निवेशकों को फंसाने की कोशिश की जाती है, निवेशकों को नुकसान होता है, उसे रोकने की कोशिश में अब एल्गो ट्रेडिंग कंपनियां, एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो भी हैं, उनको अब अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा सेबी के पास। ये रजिस्ट्रेशन लगभग इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जैसा होगा। और खास बात यह है, यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना, जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, खास बात यह है कि उन्हें जो भी वो स्ट्रेटजी सजेस्ट करेंगे एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू, क्योंकि एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपको निवेश की स्ट्रेटजी सजेस्ट करते हैं कि इस स्टॉक को खरीद लिया जाना चाहिए, उसे भी अप्रूव कराना पड़ेगा सेबी से और रेगुलेटर से। और क्लाइंट्स को बताने से पहले इससे पहले रेगुलेटर्स को सारी जानकारियां देनी होंगी। तो अगर आप किसी एल्गो ट्रेडिंग के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी प्लेटफॉर्म से सलाह ले रहे हैं, तो उन्हें ये जानकारी देनी होगी, उन्हें सेबी के पास कंप्लायंस के कई नियम पूरे करने होंगे। और ये भी कहा गया है कि उन्हें ओपन एपीआईज रखने होंगे जिससे कि उनके एपीआईज में एक्सेस की जा सके और जानकारी की जा सके कि वो कोई गलत सूचनाएं या गलत ढंग से सौदों के लिए निवेशकों को प्रभावित तो नहीं कर रहे हैं। ठीक। इधर जनवरी के दौरान भारतीय शेयर बाजार में भले ही विदेशी निवेशकों ने बिकवाली की हो, लेकिन डेट मार्केट में उनकी खरीदारी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची है। जनवरी के दौरान विदेशी संस्थागत निवेशकों ने डेट मार्केट में करीब 20,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जो कि बीते 6 वर्षों में सबसे ज़्यादा मासिक निवेश है। लंबे समय तक ब्याज दरों के ऊपरी स्तर पर बने रहने की संभावना से विदेशी निवेशकों ने इस निवेश को बढ़ाया है। सर, इक्विटी छोड़ करके लोग अब डेट मार्केट की तरफ विदेशी निवेशक क्यों जा रहे हैं? भारतीय शेयर बाजार से विदेशी निवेशकों के निकलने की वजह स्पष्ट है, क्योंकि हमने देखा है कि भारतीय बाजार में अब रिटर्न्स पर को लेकर दबाव है, वैल्यूएशन हाई है, पर डेट मार्केट में फिलहाल अगले 1 साल तक ब्याज दरें ऊंची रहने की संभावना है। और अभी अगर आप अमेरिका की तुलना में देखें तो भारत में तब भी आर्बिट्राज का एडवांटेज अब डेट मार्केट में ज़्यादा है। और आमतौर पर विदेशी निवेशक फंड्स के आर्बिट्राज देखते हैं। आर्बिट्राज का मतलब उनको भारत में ब्याज दरों में कितना फायदा हो सकता है। क्योंकि भारत का शेयर बाजार उतार चढ़ाव है, डावाडोल है, इसलिए अभी फिलहाल सरकार के ही बॉन्ड्स पर करीब 7% के आसपास का रिटर्न मिल रहा है। और यही हम वजह देख रहे हैं कि विदेशी निवेशकों ने डेट मार्केट में पैसा लगाना शुरू किया। एक इस बात की भी संभावना हो सकती है विपुल की जून में भारत सरकार के बॉन्ड लिस्टिंग के लिए जाएंगे ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में, वो भी वहां पे भी बॉन्ड में एक मोमेंटम बनता दिखाई देगा। और इसलिए भारत के बॉन्ड मार्केट में भी उसका फायदा और उसके असर दिखाई देंगे। इसलिए भी भारत के डेट मार्केट में अब गतिविधियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं। तो अब तक इक्विटी में एक्शन था, अब डेट के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। इधर लाल सागर के अंदर और ज़्यादा तनाव बढ़ने लगा है और उस तनाव का असर भारत के कारोबार पर दिखना शुरू हो गया है। ताज़ा घटनाक्रम में अमेरिका तथा ब्रिटेन ने फिर से यमन के हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर बमबारी की है। इस बमबारी में उन जगहों को निशाना बनाया गया जहां पर हूती विद्रोही हथियार रखते हैं। बमबारी की वजह से तनाव और ज़्यादा गहराने की आशंका है। इधर तनाव की वजह से जनवरी के दौरान भारत से डीजल के एक्सपोर्ट में 45% की गिरावट देखने को मिली है। साथ में रूस के तेल का इंपोर्ट भी घटा है। जनवरी के दौरान देश में इंपोर्ट हुए कुल कच्चे तेल में रूसी तेल की हिस्सेदारी अब घट करके 25% रह गई है। सर, अब तो लाल सागर की जो स्थितियां बन रही हैं, कौन से ज़्यादा आपको लग रहा है कि एक्सपोर्ट जो है या कौन से कारोबार सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हुए? देखिए, अब स्पष्ट रूप से असर दिख रहा है। हालांकि भारत सरकार की तरफ से, मंत्रालय की तरफ से अभी ये नहीं कहा गया है कि नुकसान हो रहा है, पर यह जरूर माना है मंत्रालय ने कि भारत से जाने वाले सामान और भारत में आने वाले सामान की लागत में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। ये जो सर्किट है, जो रूट है स्वेज लाल सागर का, इससे भारत का 30% एक्सपोर्ट होता है। पर एक एक्सपोर्ट स्पष्ट रूप से, एक निर्यात स्पष्ट रूप से प्रभावित होता दिखाई
दिखाई दे रहा है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का है। भारत की रिफाइनरीज यूरोप और अमेरिका तक के बाजारों को डीजल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का निर्यात करती हैं और जिससे भारत को बड़ी विदेशी मुद्रा मिलती है। इसमें 40 से 45% की कमी आई है, क्योंकि वजह यही है कि लाल सागर और रेड सी के जरिए अब जहाज़ों का जाना खतरे से खाली नहीं है और इसलिए भारत से डीजल या गैसोलीन ले जाने वाले जो जहाज़ हैं उन्हें अफ्रीका के रास्ते से घूमकर केप ऑफ गुड होप से घूमकर जाना होगा अगर उन्हें यूरोप के बाज़ारों में तेल उतारना है या अमेरिका के बाज़ारों में ले जाना है। और इससे लागत और इंश्योरेंस प्रीमियम बुरी तरह बढ़े हैं और यही भारतीय निर्यातक अब पिट रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब इस प्रतिस्पर्धा में अपने उत्पाद की कीमत को बाजार में टिका पाना है, पहुंचा पाना मुश्किल दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के में आयात होने वाले सामान जो इस क्षेत्र से आते हैं उनमें कच्चा तेल भी है और फर्टिलाइजर का कच्चा माल भी है, उसकी आपूर्ति में बाधा आ रही है, उसकी कीमतों में पर असर पड़ रहा है। क्योंकि फिलहाल अभी इतनी जल्दी कोई तत्काल कोई बड़ा अल्टरनेटिव ट्रेड रूट नहीं मिला है विपुल। हालांकि हम लोगों ने पिछले सप्ताह ही इकोनॉमिकम में इस पर विस्तार से बात की है, थी नई ट्रेड रूट के ऊपर जो यूट्यूब पे उपलब्ध है। अभी कोई नया ट्रेड रूट नहीं मिला है, तो फिलहाल जिस ट्रेड रूट का इस्तेमाल किया जा रहा है वहाँ की लागत निर्यातक और आयातक दोनों के लिए, बढ़ती लागत निर्यातक और आयातकों के लिए बड़ी परेशानी है। बड़ी परेशानी है और इस जो युद्ध जैसी स्थिति का असर अब अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इधर हुंडई मोटर्स अपनी भारतीय इकाई यानी कि हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड को भारतीय शेयर बाजार में लिस्ट कराने की योजना बना रही है। रिपोर्ट के मुताबिक दिवाली तक हुंडई की भारतीय इकाई शेयर बाजार में लिस्ट हो सकती है और ये देश का सबसे बड़ा आईपीओ भी हो सकता है। भारतीय ऑटो बाजार में मारुति के बाद हुंडई सबसे ज़्यादा कारें बेचती है। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं और ये खबर निश्चित रूप से प्राइमरी मार्केट के लिए काफ़ी अच्छी है, वैल्यूएशन क्या है और लोगों की नज़रें रहेंगी यहाँ पर? आईपीओ बाजार के लिए बड़ी अच्छी खबर है और लंबे समय बाद विपुल जी कोई ऑटो कंपनी, भारत की कोई मुख्य धारा की मेन स्ट्रीम की कार बनाने वाली कंपनी भारतीय शेयर बाजार की तरफ मुखातिब है। आपको पता है कि भारतीय शेयर बाजार में महिंद्रा और मारुति जैसी कुछ बड़ी कंपनियां लिस्टेड हैं, जिन्हें बजाज ऑटो जैसे लिस्टेड है, हीरो होंडा लिस्टेड है। इन कंपनियों के अलावा काफ़ी समय से, लंबे समय से कार बनाने वाली कोई कंपनी भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध नहीं हुई थी। अब ऐसी तैयारी है कि हुंडई मोटर्स लिमिटेड जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी कार सेलर है, कोरिया की कंपनी है, इसकी भारतीय इकाई शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो सकती है। जो बाजार में चर्चा है उसके हिसाब से गोल्डमैन सैक्स से, सिटी, मॉर्गन स्टैनले, जेपी मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका, एचएसबीसी, डाइचे और यूबीएस देश के सारे बड़े मर्चेंट बैंकरों से बात की गई है और इन्हें आईपीओ की पिच में जोड़ा गया है। वैल्यूएशन काफ़ी दिलचस्प है। बाजार को में जो ऐसी चर्चा चल रही है कि कंपनी का वैल्यूएशन करीब 22 से 28 बिलियन डॉलर के आसपास हो सकता है भारत में हुंडई मोटर्स का। और हुंडई अगर 15 से 20% के आसपास भी स्टेक मार्केट में बेचती है, हिस्सेदारी मार्केट में बेचती है, तो 27,000 करोड़ से 40,000 करोड़ रुपए के आसपास का पब्लिक इशू आ सकता है, जो करीब 3-3.5 से 5 बिलियन डॉलर के आसपास होगा। और इसलिए विपुल जी का कहना सही है कि भारत का सबसे बड़ा इशू हो सकता है, क्योंकि इससे पहले का रिकॉर्ड 2022 में एलआईसी ने बनाया था 21,000 करोड़ रुपए का आईपीओ लाकर। तो कार कंपनियों के आईपीओ बाजार काफ़ी गुलजार है और साथ ही हमारे पास हमारा एक नियमित शो है वहाँ के आईपीओ, जिसमें विपुल जी आपको विस्तार से विशेषज्ञों के साथ आईपीओ के बारे में बताते हैं। हुंडई इस साल का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है। दिवाली तक इंतजार करिए। धीमे धीमे भारतीय शेयर बाजार में वो कंपनियां आने लगी हैं जिनके सामान आप खरीदते हैं और उनमें महत्वपूर्ण हुंडई है। इस पर हमारी निगाह लगातार रहेगी। हुंडई का आईपीओ जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जो तैयारियां होंगी, हम आपको बताते रहेंगे। तो हुंडई के आईपीओ को लेकर के वाक के आईपीओ में हमारे साथ जुड़ जाइए, लेकिन उसमें अभी थोड़ा समय है। तो आपको बता दें इस हफ्ते 4 आईपीओ खुल रहे हैं, तो वहाँ पे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आईपीओ के मेले में, कहाँ पे आप निवेश करें, कहाँ नहीं करें, वाक के आईपीओ में हमारे साथ हर रोज जुड़ जाइए सोमवार से शुक्रवार। लेकिन अब रुख करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर का। रिजर्व बैंक की सख्ती के बाद फिनटेक कंपनी पेटीएम की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। मुश्किलों से बाहर निकलने के लिए कंपनी तमाम प्रयास भी कर रही है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से यह भी कहा गया कि पेटीएम अपना वॉलेट कारोबार बेच सकती है। इसके लिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और एचडीएफसी बैंक के साथ बातचीत भी चल रही है। रिपोर्ट में इस तरह की बातें कही गई कि जियो की तरफ से पेटीएम बैंक को खरीदने का ऑफर दिया जा सकता है। उधर पेटीएम के पूरे घटनाक्रम पर राजस्व सचिव की तरफ से कहा गया कि कंपनी में अगर पैसों की हेराफेरी का शक होता है तो प्रवर्तन निदेशालय को जांच का जिम्मा सौंपा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा मनी लॉन्ड्रिंग और बेटिंग के आरोप लगने के बाद प्रवर्तन निदेशालय 2021 से पेटीएम की जांच पहले ही कर रहा है। इस बीच पिछले हफ्ते जब शेयर बाजार में पेटीएम के शेयर में भारी गिरावट आई थी तब मॉर्गन स्टैनले ने इसमें 0.8% हिस्सेदारी खरीदी थी, लेकिन इस डील के बाद भी शेयर बाजार में कंपनी का शेयर लगातार टूट रहा है। सोमवार को फिर से 10% का निचला सर्किट लगा है।
सर, पेटीएम के वॉलेट बिकने की खबरें तक तो आ गई हैं। कौन बेच सकता है, कितना बड़ा बिजनेस है, कैसे देख रहे हैं इसे आप? विपुल, पेटीएम को लेकर हम लगातार मनी सेंट्रल में आपको हर महत्वपूर्ण खबर को समय से पहले और सबसे पहले बता रहे हैं कि परिस्थितियां क्या बनने वाली हैं। और शनिवार को याद होगा, हमने इस एपिसोड में कहा था कि पेटीएम का आगे क्या होगा और पेटीएम का भविष्य और कारोबार खतरे में है। और इस कार्यक्रम के बाद रिजर्व बैंक की तरफ से इस बात का संकेत दिया गया कि 29 तारीख तक का जो समय दिया गया है, जब तक कि उपभोक्ता या ग्राहक पेटीएम के वॉलेट से बैंक से अपना पैसा विड्रॉ नहीं कर लेते, उसके बाद पेटीएम का लाइसेंस रद्द कर दिए जाने या रोक दिए जाने की संभावना भी है। ऐसी खबरें भी आई जिस पर पेटीएम की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। पेटीएम की तरफ से हालांकि ये कहा गया कि उसका बाकी कारोबार चलते रहेंगे। अब 3-4 बड़े घटनाक्रम हैं जिन्हें हम पेटीएम के निवेशक के तौर पर या पेटीएम के उपभोक्ता के तौर पर आपके लिए जानना जरूरी है। पहली चीज है कि दिलचस्प खबर आई पिछले हफ्ते, मॉर्गन स्टैनली की तरफ से पेटीएम में निवेश की। शेयर बाजार की भाषा में इसको बॉटम फिशिंग कहते हैं। क्योंकि बाजार बुरी तरह टूटा हुआ था तो इस बात की संभावना थी कि मॉर्गन स्टैनली को लग रहा था कि जब भी बाजार में थोड़ी ऊंचाई आएगी इसे खरीदा जा सकता है। हालांकि उस बॉटम फिशिंग का भी बाजार में कंपनी के स्टॉक के सेंटीमेंट पर कोई असर नहीं हुआ। सोमवार को बाजार खुलते ही पेटीएम फिर लोअर सर्किट पर जाके लगा और उसे 10% की उसमें गिरावट दिखाई दी। हम आपको लगातार बजट के दिनों से बता रहे हैं कि पेटीएम के स्टॉक में अभी बिकवाली के दबाव लंबे समय तक रहेंगे। अब दूसरी बात रेगुलेटर्स की साइड से, इस बात की चर्चा आज पूरे दिन थी। हालांकि चर्चा बाजार में शुक्रवार से थी कि पेटीएम के कारोबार के 2 हिस्से हैं। उनमें एक हिस्सा पेटीएम का एज अ थर्ड पार्टी ऐप जैसा है, जहां से आप यूपीआई और बाकी सर्विसेज कर सकते हैं, जहां से पेटीएम को कोई खास बड़ा रेवेन्यू नहीं आता। पेटीएम के कारोबार का मुख्य बिजनेस उसका पेटीएम पेमेंट बैंक था। और पेमेंट बैंक बंद हो जाने के बाद, रिजर्व बैंक की तरफ से लाइसेंस रद्द कर दिए जाने की संकेतों के बाद, पेटीएम का जो सबसे महत्वपूर्ण कारोबार है वो पेटीएम का वॉलेट है। क्योंकि पेटीएम का वॉलेट देश के सबसे बड़े मोबाइल वॉलेट्स में से है और अब पेटीएम को बेल आउट के लिए इसे बेचने की जरूरत पड़ रही है। करीब जो आंकड़े हमारे पास हैं, जो दिसंबर का रिजर्व बैंक का डेटा है उस हिसाब से पेटीएम वॉलेट में विपुल 24 मिलियन ट्रांजैक्शंस हुए हैं और जो 8,000 करोड़ के आसपास के सर्विसेज और प्रोडक्ट्स का परचेज पेटीएम वॉलेट के जरिए किया है। हम 1 मिनट आपको समझाते हैं कि पेटीएम वॉलेट के पीछे काम कैसे करता है। पेटीएम वॉलेट अगर आपने इस्तेमाल किया है तो वो पेटीएम बैंक के साथ जुड़ा हुआ है। यानी अगर आपने अपने किसी अकाउंट से कोई पैसा अपने वॉलेट में ट्रांसफर किया है तो परोक्ष रूप से वो पेटीएम बैंक के पास रहता था और उस वॉलेट के जरिए ट्रांजैक्शन किए जाते थे। करीब 5,800 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन विपुल मनी के ट्रांसफर के वॉलेट के जरिए किए गए। यानी एक व्यक्ति ने अपने वॉलेट से दूसरी जगह कहीं मनी का ट्रांसफर किया या पैसा भेजा गया है। 330 मिलियन वॉलेट अकाउंट हैं पेटीएम के पास। अब पेटीएम के वॉलेट में के कारोबार को बिकने की संभावना बनती दिखाई दे रही है। 2 बड़े ग्राहक सामने बाजार में है। इस बात के संकेत बाजार को मिल रहे हैं कि HDFC बैंक और एक जियो फाइनेंशियल बैंक। और अगर पेटीएम इस कारोबार को बेचती है तो इतना बड़ा बाजार जो पेटीएम के वॉलेट का इस्तेमाल कर रहा था वो इनके पास जाएगा। इस संभावना पर जियो फाइनेंस के स्टॉक्स में भी हमने, रिलायंस के स्टॉक्स में भी हमने गतिविधि सक्रियता देखी। लेकिन इसके बाद बिक्री होगी कि नहीं होगी ये स्पष्ट नहीं। पेटीएम की तरफ से खुलकर कुछ कहा नहीं गया। लेकिन अगर ये चला जाता है तो पेटीएम के पास फिर कौन सा बड़ा कारोबार बचेगा जिसके जरिए पेटीएम के स्टॉक्स को खड़े होने की मदद मिलेगी अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टर हैं। लेकिन फिलहाल पेटीएम कई तरीके के तूफानों से घिरा, तो ये तो वो पहली बात हुई जो हमने आपको बताई कि पेटीएम के अगले चरणों में लाइसेंस और वॉलेट के बिजनेस लाइसेंस, पेमेंट बैंक का लाइसेंस बंद होने की, खत्म होने की संभावना है और पेटीएम के कारोबार का बड़ा हिस्सा बिकने के कगार पर आ गया है। लेकिन सर, अब तो मर्चेंट बैंकर भी भाग रहे हैं और निवेशक तो चलिए जो ग्राहक हैं वो तो चलिए अपना ऐप बदल लेंगे, निवेशक बेचारे निकलने का मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन जो मर्चेंट बैंकर भाग रहे हैं उसका क्या असर आप देखिए? मर्चेंट्स का व्यापारियों ने पेटीएम को छोड़ना शुरू किया, इस तरीके की खबरें थी। चूंकि व्यापारियों को छोड़ना स्वाभाविक था विपुल, जैसे आप भी हो या पेटीएम का आप इस्तेमाल कर रहे हो। जब रिजर्व बैंक ने कह दिया कि आप अपना पैसा वॉलेट से निकाल लीजिए, पेटीएम बैंक से निकाल लीजिए, तो स्वाभाविक सी बात उसमें पैसा निकालेंगे। तो हुआ क्या कि लोगों ने दूसरे बैंकों में अपना कारोबार शिफ्ट करना शुरू कर दिया। तो पेमेंट सिस्टम के लिए तो पेमेंट के तौर पर यूपीआई, QR कोड स्कैन के तौर पर ट्रांसफर के लिए बाकी दूसरे खातों से तो पेटीएम में काम हो रहा था। लेकिन कारोबारी व्यापारी जो पेटीएम के नेटवर्क का हिस्सा थे और काफ़ी बड़ा हिस्सा थे, उन्होंने दूसरे बैंकों के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। हम फिर से आपको बता दें कि पेटीएम में कौन सी सेवाएं काम कर रही हैं, कौन सी नहीं कर रही हैं। पेटीएम में वो सारी सेवाएं काम कर रही हैं जिसमें पेटीएम पेमेंट बैंक इन्वॉल्व नहीं है। चाहे वो फास्टैग की सेवा हो, चाहे वो वॉलेट की सेवा हो, चाहे वो कोई सामान खरीदना हो। अगर आप अपने किसी भी दूसरे बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करके पेटीएम की रूट का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने किसी दूसरे बैंक अकाउंट से पेटीएम के वॉलेट में
पैसा डाल रहे हैं और वहाँ से कोई पेमेंट कर रहे हैं या सीधे यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो चलता रहेगा। लेकिन जो ट्रेडर है, जो मर्चेंट है, जिसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क पेटीएम ने भारत में तैयार किया था, जिनको नियमित रूप से इससे पेटीएम के जरिए कारोबार मिलता था, अब वो बाहर उन्होंने मूव होना शुरू कर दिया है। और फ़ोनपे और गूगल के लिए ये खबर काफ़ी अच्छी है, क्योंकि उन्हें नया बाजार, नया कारोबार मिलना शुरू हो गया है। लेकिन सर एक बड़ा खतरा तो ये भी है कि अब इस तरह की बातें हो रही हैं कि ईडी जांच करी, क्या वाकई में इतिहास में ऐसा कुछ किया है पेटीएम ने कि मतलब उनकी जांच हो सकती है, या क्या कुछ आशंकाएं और दिखाई दे रही हैं आपको यहाँ पर पेटीएम को लेकर? हालांकि पेटीएम की तरफ से कल एक और खबर आई, काफ़ी बाजार में काफ़ी सेंसिटिविटी, काफ़ी सनसनीखेज थी। पहले एक खबर आई कि पेटीएम की ईडी की जांच शुरू हो रही है, लेकिन उससे इनकार किया गया पेटीएम की तरफ से। पर ऐसा माना जा रहा है कि बेटिंग ऐप के मामले में पेटीएम ऐप के इस्तेमाल को लेकर भारत में जो जीएसटी इंटेलिजेंस है और ईडी है उसने पेटीएम के मामलों की पूछताछ शुरू की। हालांकि स्थिति इस मामले में अभी पूरी तरह पेटीएम की तरफ से स्पष्ट नहीं की गई है। ठीक, चलिए, तो ये बात तो रही पेटीएम की, लेकिन पेटीएम की तरह बायजूस के लिए भी अब मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। पहले कंपनी को 99% कम वैल्यूएशन पर कर्ज उठाना पड़ा, और अब कंपनी कह रही है कि कर्मचारियों के मासिक वेतन के लिए भी उसको मशक्कत करनी पड़ रही है। कंपनी के फाउंडर बायजूस रविंदर ने कहा कि कर्मचारियों की सैलरी के लिए उन्हें हर महीने पहाड़ चढ़ना पड़ता है। उधर वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान के लिए कंपनी ने मशहूर फुटबॉलर मेसी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने के लिए जो डील की थी, उस डील को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। सर, अब तो तनख्वाह देने के पैसे नहीं, भविष्य कैसा दिखाई दे रहा है बायजूस का? बायजूस लगभग मेल्टडाउन की तरफ बढ़ रही है विपुल जी। और बायजूस की समस्या ये है कि बायजूस की एक कंपनी जो अमेरिका में फंसी, जिसके बारे में हमने बताया था, जिसको जो डिफ़ॉल्ट होने के करीब है, बायजूस का संकट अब काफ़ी गहराता दिखाई दे रहा है। तनख्वाह देने के पैसे तो नहीं है, ये बात तो बायजूस की तरफ से कही गई, लेकिन वैल्यूएशन इतना टूट चुका है, $22 बिलियन से घटकर 90% वैल्यूएशन गिर चुका है कि बायजूस के लिए अब नया फंड जुटाना मुश्किल हो रहा है। ये बिल्कुल ब्रिंक पर, किनारे पहुंच चुकी है कंपनी, ऐसा लगता है। इधर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से संसद में पेश किए गए बजट दस्तावेज के मुताबिक अगले साल मार्च के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या में करीब 50,000 की कमी आ सकती है। हालांकि उससे पहले वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कर्मचारियों की संख्या 12% बढ़कर के 35.1 लाख तक पहुंचने की भी संभावना है। दस्तावेज के मुताबिक अगले साल कर्मचारियों की संख्या घटने के बावजूद वेतन पर सरकार के खर्च में करीब 7% बढ़ोतरी की उम्मीद है, और वित्त वर्ष 2024-25 में ये खर्च 3.2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। सर, ये आंकड़े तो उन लोगों के लिए काफ़ी निराशाजनक होंगे जो लोग सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं। क्या तस्वीर दिखाई दे रही है? बजट से जो आंकड़ा आया वो सरकारी नौकरियों के मामले में निराश करने वाला है, और इसलिए भी निराश करने वाला है क्योंकि सरकार की तरफ से सरकार में नौकरियां देने के और तमाम वादे किए जाते हैं, पर बजट के आंकड़े बता रहे हैं कि अगले साल सरकारी नौकरियों में कमी होगी। और यह आंकड़ा इस संदर्भ में भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भी हाल में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की रिपोर्ट आई थी, जिसमें पता चला था कि पिछले एक दशक के दौरान सरकारी कंपनियों में नौकरियों में 2.7 लाख पदों की कमी आई है। यानी एक दशक में सरकारी कंपनियों में 2.7 लाख पद कम हुए हैं। हम आपको बताते रहे हैं कि सरकारी कंपनियों में भी अब स्थायी रोजगार कम हो रहे हैं और अस्थायी रोजगारों की भर्ती बढ़ाई जा रही है। सरकारी नौकरियों के परिप्रेक्ष्य में, परिवेश में ये तस्वीर बिल्कुल उत्साहवर्धक नहीं है, खासतौर से उस स्थिति में कि बेरोजगारी चरम पर है। 8वें वेतन आयोग को लेकर के भी क्या कुछ आशंकाएं हैं क्या? बड़ा स्पष्ट सरकार ने कुछ नहीं कहा इस बजट में। कर्मचारियों की काफ़ी निगाहें थी, लेकिन संसद के आसपास और बाकी जगह से चर्चा आई कि सरकार ने अभी तक 8वां वेतन आयोग लाने का कोई इरादा नहीं बनाया है। आने वाले दिनों में हो सकता है इसके बारे में कुछ तस्वीर साफ की जाए, लेकिन फिलहाल अभी 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार ने स्पष्ट रूप से कोई घोषणा नहीं की है। जी, इधर कोरोना के बाद आर्थिक सुस्ती में फंसे चीन की अर्थव्यवस्था के सुस्ती से जल्द निकलने की उम्मीद नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि चीन की अर्थव्यवस्था में धीमापन आगे भी जारी रहेगा और 2028 तक चीन की अर्थव्यवस्था आर्थिक धीमेपन में फंसी रह सकती है। IMF के मुताबिक कम उत्पादकता और तेजी से बढ़ती आबादी की वजह से चीन की अर्थव्यवस्था संघर्ष कर रही है और इसमें यहाँ पर लगातार दबाव देखने को मिल सकता है। सर, IMF की तरफ से जो प्रोजेक्शन किए गए हैं, क्या लग रहा है आपको? चीन को लेकर काफ़ी चिंताजनक प्रोजेक्शन है IMF को लेकर। IMF का कहना है कि 2028 तक चीन की आर्थिक विकास दर घटकर 3.4% के आसपास आ सकती है, जो भी 5.2% है। और यही वो वजह है कि चीन के शेयर बाजार से हमने तेज गिरावट देखी और वहाँ से निवेशकों का निकलना जारी है। चीन की मंदी पूरी दुनिया के लिए भारी पड़ेगी। चलिए, अब कुछ और महत्वपूर्ण खबरों का रुख कर लेते हैं फटाफट झटपट में। मंगलवार से शुरू होने वाले रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी के बाद ब्याज दरों में बदलाव की संभावना कम जताई जा रही है। माना जा रहा है कि रिजर्व बैंक लगातार छठी बार ब्याज दरों को स्थिर रख सकता है।
इसके अलावा अगली खबर का रुख करें। आपको बता दें कि एमएसएमई कंपनियों से ली गई सेवा या सामान भुगतान के मामले में अगर बड़ी कंपनियां 45 दिन से ज़्यादा की देरी करती हैं तो नए नियमों के मुताबिक उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिलेगा। साथ में बढ़ी हुई दरों पर टैक्स भुगतान भी करना होगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। अदानी ग्रुप ने अपना एयरपोर्ट कारोबार अलग अलग करने का फैसला किया है। अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स का ऑपरेशन फिलहाल फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस के अधीन चलता है, लेकिन अगले 3 से 5 वर्षों के दौरान इसे अदानी एंटरप्राइजेस से अलग किया जाएगा। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण खबर है। कर संकट में फंसी एयरलाइन गो फर्स्ट को इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त 2 महीने की मोहलत मिल सकती है। प्रक्रिया पूरी करने के लिए एनसीएलटी ने कंपनी को 3 महीने का समय दिया था। सर, ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें। रिजर्व बैंक की मौद्रिक पॉलिसी पर चर्चा कल शुरू हो रही। बजट के बाद आने वाली इस पॉलिसी में ब्याज दरों में तो कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं, लेकिन भारत के आर्थिक विकास दर को लेकर रिजर्व बैंक क्या आकलन देता है, महंगाई को क्या देकर क्या आकलन लेकर आता है, इस पर हमारी निगाह रहेगी। इस हफ्ते की सबसे महत्वपूर्ण खबर होने वाली है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम खबरों का विश्लेषण करने के लिए। तो फिलहाल मनी सेंट्रल को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, लेकिन आप मनी 9 के साथ लगातार बने रहिए। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। ऐसे ही का तमाम ये कमोदी माल है, जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है।